Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? I am Muhammad Jamil from the College Pakpatan. Dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर 1, नेम है जी उसका अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। ये चैप्टर 1 है आईकॉम पार्ट 2 का, सब्जेक्ट अकाउंटिंग का। ओवरव्यू में इस चैप्टर के अंदर से पेपर पॉइंटों के लिहाज से मिनिमम 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन और अप्रॉक्सीमेटली 3 MCQs इसमें से हमें मिलेंगे। इट मीन कि 100 में से अप्रॉक्सीमेटली 27 मार्क्स का पेपर हमें इंटर लेवल की क्लास आईकॉम पार्ट 2 में यहाँ पे मिलेगा। काउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम, ये चैप्टर का नाम है जी, जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, तो हमें पता होना चाहिए या हम डिफ़ाइन करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या चीज़ है। जैसे कि पार्ट 1 में हमने डबल एंट्री सिस्टम को कम्प्रीहेंसिवली रीड किया था, जिसमें हम प्रॉपर प्रोसीजर, जर्नल, ट्रांजैक्शन जर्नल, लेजर, वो जो काउंटिंग साइकिल हम मुकम्मल करते थे डबल एंट्री सिस्टम के तौर पे, ये है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसमें हम कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम का डबल एंट्री सिस्टम के साथ जो डिफरेंस है वो क्या है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम मे बी डिफाइंड एज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग in which only records of cash and personal accounts are maintained and no set rule followed। यानी ये वो सिस्टम है बुक कीपिंग का जिसके अंदर हम कैश और पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, और इनको मेंटेन करते वक्त जो अकाउंटिंग की स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको हम रूल्स जो हैं उसको हम फॉलो नहीं करते। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, इट आल्सो बी डिफाइंड एज सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। हम इसको इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जैसे कि चैप्टर के नेम से हमने इसको जाना है कि चैप्टर का नाम भी क्या है, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्लासेस, सिंगल एंट्री सिस्टम की जो क्लासेस हैं वो 3 क्लासेस हैं जी इसमें। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम और कॉसी सिंगल एंट्री सिस्टम। ये इसकी थ्योरेटिकल पॉइंटों के लिहाज से हम इसको ये बेस पढ़ रहे हैं ओवरऑल, फिर उसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और MCQs, इन्हीं बातों में से जो बातें मैं कर रहा हूँ इसी के अंदर से आपको, या जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी के अंदर से आपको मिल जाएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है या वो MCQs के तौर पे पूछ सकता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम की कितनी क्लासेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 क्लासेस हैं। अब इसके अलावा वो इसको क्वेश्चन के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछ सकता है व्हाट इज़ सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज़ प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज़ कॉसी, या इसको एक्सप्लेन करें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इम्तहानी प्रॉब्लम में ये पूछ सकता है। तो 3 क्लासेस हैं जी इसकी सिंगल एंट्री सिस्टम की, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम और कॉसी सिंगल एंट्री सिस्टम। इनको हम हल्का सा ब्रीफ कर डिस्क्राइब कर लेते हैं। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, एन अकाउंटिंग सिस्टम अंडर विच ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट। यानी प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम से मुराद जिस सिस्टम के अंदर सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट्स को केप्ट करते हैं, तो उसको, जिसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को देखा जाएगा, वो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाएगा। दूसरे नंबर पे है जी इसका सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम एन अकाउंटिंग सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम अंडर विच पर्सनल एज वेल एज कैश बुक इज़ केप्ट, यानी जिसमें हम पर्सनल के साथ साथ कैश बुक को भी मेंटेन करते हैं, वो हमारा सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। नंबर 3 पे है जी कॉसी सिंगल एंट्री सिस्टम, an accounting system under which personal accounts, cash book and some other subsidiary books are kept। यानी इसमें आप अगर दोबारा से इसको हम रिवाइज करें तो प्योर के अंदर ओनली पर्सनल अकाउंट्स,
सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम के साथ अंदर जो है जी इसमें आपके पर्सनल अकाउंट्स के साथ कैश बुक, और कॉस्टी सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर पर्सनल के साथ कैश बुक और कैश बुक के साथ कुछ अदर सब्सिडरी बुक्स को भी हम कैप्ट करते हैं। जब हम तीनों को कैप्ट करेंगे तो वो कहलाएगा कॉस्टी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के बाद हमने सिंगल एंट्री की क्लासेस पढ़ी हैं। क्लासेस के अंदर तीन जो क्लासेस हैं उसको हमने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसके बाद जी हम पढ़ेंगे जी फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम की फ़ीचर्स क्या हैं, ये हम इसको हल्का सा ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हमें इसके ओवरऑल गो थ्रू हो जाए हम इसमें से इसके अंदर। तो इसकी जो फीचर्स हैं जी, सूटेबल ओनली फॉर स्मॉल बिजनेस कंसर्न, कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ये स्मॉल बिजनेस कंसर्न्स के लिए सूट करता है। नंबर 2, ओनली पर्सनल अकाउंट आर प्रीपेड, इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को प्रीपेड किया जाता है। और नंबर 3 पे नो सेट रूल्स ऑफ काउंटिंग, जो काउंटिंग के रूल्स हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो इसमें फॉलो नहीं किए जाते। तो ये इसकी 3 फीचर्स मैंने आपको बताई हैं जी। इसके बाद हम इसके डिस्कस करेंगे जी शॉर्टली एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में इसके जी वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान सा ये मेथड है कैलकुलेट करने का नफ़ा नुकसान। लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम अखराजात, यानी कम इसमें अखराजात होते हैं। नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल बुक कीपिंग नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेन अकाउंट्स, यहाँ पे आपको नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि आप प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, यानी कि इसको जो बुक कीपिंग के असूल व ज़वाबत हैं, जो कवानीन हैं, वो रिक्वायर्ड नहीं है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन मच इजी, जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन है वो बड़ी आसान है। जस्ट आपने कैपिटल ड्राइंग को आपने एडजस्ट करना होता है और आपका नफ़ा नुकसान निकल आता है। इसके साथ एडवांटेज के साथ इसके डिसएडवांटेज भी हैं जी। कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कांट बी प्रूव्ड, इसमें जो एक्यूरेसी है वो प्रूव नहीं की जा सकती। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, यहाँ पे एसेट्स के ऊपर कंट्रोल इस सिस्टम के अंदर फॉलो करते हुए नहीं होता। ट्रू प्रॉफिट कांट बी नोन, इसमें हम जो प्रॉफिट निकालते हैं वो ट्रू प्रॉफिट से मुराद एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होती, यानी वो फिगर हमारा एग्जैक्ट नहीं होता, यानी टेंटेटिव होता है, नियर टू यानी अंदाज़न होता है। नो इंटरनल चेक, इसका एक ये भी डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई इंटरनल चेक नहीं होता। और जैसे कि इंटरनल चेक से मुराद ये है कि डबल एंट्री सिस्टम में हम एक चीज़ डेबिट करते हैं तो एक क्रेडिट करते हैं, तो एवरी डेबिट हैव इट्स क्रेडिट। तो इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में यानी डबल पहलू को हम डिस्कस नहीं करते, तो इसमें इंटरनल चेक नहीं होता। इंटरनल चेक से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हमारा सेल्समैन जनाब शॉप पे खड़ा हुआ है, उसने एक 5 kg घी का डब्बा बेचा है। तो जब सिंगल एंट्री सिस्टम है तो बस ठीक है जी, ओके जी, बिक गया जी। अब अपोजिट साइड पे डब्बा वो जो घी है वो चला गया, ओके जी। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें लॉस और फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में जब हम दोनों पहलुओं को डिस्कस करेंगे तो लॉस के चांसेस और फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ, इसके बाद है जी इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज, वैल्यूएशन ऑफ एसेट डिफ़िकल्ट ऑन सेल ऑफ बिजनेस, यानी इसमें जब हमको बिज़नेस इस तरह का चल रहा है तो उसको सेल करना चाहें तो जो कैलकुलेशन है एसेट्स की वैल्यूएशन की वो डिफ़िकल्ट है, यानी बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा जी इन एडुकेट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी जब आप आगे प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस सिस्टम के पर रिलाय करके आप आगे वाली प्लानिंग को अच्छे तरीके से मेंटेन या नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम, ये एक गैर मुकम्मल यानी कि सिस्टम है जो अनसाइंटिफिक है, यानी जिस पे भरोसा हम नहीं कर सकते। कंपैरेटिव स्टडी इज़ डिफ़िकल्ट, इसमें हम कंपैरेटिव स्टडी को भी नहीं कर सकते। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे जो हमने रीड किए। ये आपने जस्ट आपको बता रहा हूँ बच्चों मैं इसलिए ताकि आपको इसकी ओवरव्यू थोड़ा सा आइडिया हो कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसकी खसूसियात क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। तो पेपर पॉइंटों के लिहाज से आपने जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है, याद करने वाली और समझने वाली बातें आगे आएंगी जी। इसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में फ़र्क क्या है। अब डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में हम दो तीन पॉइंट इसके पढ़ेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि पार्ट 1 में जो हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते रहे हैं और पार्ट 1 इसमें जो हमने पहला चैप्टर ही सिंगल एंट्री सिस्टम का स्टार्ट किया है तो इसमें डिफरेंस क्या है जी। डबल एंट्री सिस्टम, इन दिस सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन हैज़ ड्यूअल एस्पेक्ट,
मीन्स एवरी डेबिट हैज़ इट्स क्रेडिट। यानी डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को हम डिस्कस करते हैं, हर डेबिट का कोई ना कोई क्रेडिट होता है। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में दिस सिस्टम ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, कि इसके अंदर हम ट्रांजैक्शन के दूसरे पहलुओं, दोनों पहलुओं को डिस्कस नहीं करते। इसके अलावा जी दूसरा पॉइंट, ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रीपेड। डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। सो बैलेंस शीट कैन आल्सो बी कंप्लीटेड। इस तरह से फिर हम बैलेंस शीट को भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर हमारा ट्रायल बैलेंस प्रीपेड होता है तो। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रीपेड ट्रायल बैलेंस, उसमें ट्रायल बैलेंस प्रीपेड करना पॉसिबल नहीं होता। सो द बैलेंस शीट कैन नॉट बी कंप्लीटेड, उसमें बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हो सकेगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है जी, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस में बी असर्टेन। बैलेंस शीट की मदद से हम अपने बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को असर्टेन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में ऑन अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वी कैन नॉट प्रीपेयर बैलेंस शीट, इसके अंदर हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। सो द रियल पिक्चर ऑफ फिनेंशियल पोजीशन कांट बी नोन। तो इस तरह से हमें अपने बिजनेस की रियल जो फिनेंशियल पोजीशन है वो हमें नहीं पता चल सकेगी। इसके ये अभी तक इसके हमने पढ़ लिए जी, इसके सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में जो डिफरेंस है उसको हमने हल्का सा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। अब इसमें असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की इसमें जो मेन स्टेटमेंट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है हमने अपने बिज़नेस का, कि हाँ आया ये हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो प्रॉफिट में बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। इस चैप्टर के अंदर हम जो प्रॉफिट के कैलकुलेट करने के तरीकाकार हैं वो दो मेथड हैं यहाँ पे जो हमें दिए गए हैं। पहला मेथड है जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, या इसको हम नेट वर्थ मेथड भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी कहते हैं, नेट वर्थ मेथड भी कहते हैं, और दूसरे मेथड का नाम है कन्वर्जन मेथड। तो अभी हम इसको देखते हैं जी, ये दोनों नेट वर्थ मेथड क्या है और कन्वर्जन मेथड क्या है। तो नेट वर्थ मेथड, अ मेथड इन विच एडजस्टेड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जी इसको। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ अ ईयर, जो एडजस्टेड कैपिटल हमारा एंड पे होता है, कंपेयर्ड विद कैपिटल एट द बिगिनिंग, उसको हम साल के शुरू वाले कैपिटल के साथ हम कंपेयर करते हैं। ये परेशान होने वाली बात नहीं, इसके बाद हम इसको डिटेल से इन्हीं चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। इन ऑर्डर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट, जिसको हम इन ऑर्डर करते हैं क्या करने के लिए, असर्टेन द नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, या नेट लॉस के लिए, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के सिंगल एंट्री निज़ाम के अंदर। यानी इस निज़ाम के इस चैप्टर के अंदर जो दो मेथड्स के साथ हम प्रॉफिट निकालते हैं उसमें एक है नेट वर्थ मेथड जो आपके सामने शो हो रहा है, और दूसरा मेथड है जनाब आपका कन्वर्जन मेथड। अब कन्वर्जन मेथड द बेटर सिस्टम, ये उससे बेहतर सिस्टम है ऑफ असर्टेनिंग द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जिसमें हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को असर्टेन करते हैं। इज़ टू असर्टेन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। इसमें हम जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं वो पहले असर्टेन करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं, एंड देन प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, और उसके बाद हम इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाते हैं। रिजल्ट्स प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट रिजल्ट्स निकालते हैं इन यूजुअल मैनर कॉल्ड कन्वर्जन मेथड। इसको हम नाम देंगे कन्वर्जन मेथड का। तो इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं, एक है नेटवर्थ मेथड और दूसरा है कन्वर्जन मेथड, जिनको हमने अभी डिस्कस किया है जी। इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंटों के लिहाज से तीन स्टेटमेंट बनेंगी जी। सबसे पहली स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जिसको आप कह लें कि 20 मार्क्स जो क्वेश्चन आता है, जो आपको एग्जामिनेशन प्रॉब्लम आएगी, उसमें मेन जो होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस आपने स्टेटमेंट बनानी होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है जी इसमें। इसके अलावा जी इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनती है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, ये हम वेरी नेक्स्ट इसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे जी। लेकिन आपको यहाँ तक पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो हम नेट वर्थ मेथड में, ये बात में रखिएगा कि ये अभी जो हम बात कर रहे हैं ये नेट वर्थ मेथड के लिहाज से, नेट वर्थ मेथड यानी जिसका दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी कहते थे, तो उस लिहाज से यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड या नेटवर्थ मेथड के लिहाज से आपकी जो इसमें स्टेटमेंट्स प्रीपेयर होंगी या बनेंगी वो तीन स्टेटमेंट है। एक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फर्स्ट वन का, और सेकंड वन का है जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग, और थर्ड वन का है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग।
तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये ऑप्शनल होती हैं। अगर आपको सवाल में ओपनिंग कैपिटल दिया गया है तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। इसी लिहाज से अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं आएगी। जब ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आपको नहीं दिया गया होगा तो कैपिटल क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, ये भी अभी हम इसके बाद वेरी नेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं जो आपने माइंड में रखनी है, जिनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इस नेटवर्थ मेथड के अंदर बनाएंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हमने ऊपर डिस्कस की है, सबसे पहली स्टेटमेंट है, यानी आप कह लें कि ये जो आपकी परफॉर्मा बना हुआ है, ये जो स्टेटमेंट बनी हुई है, ये वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको आपने प्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने परफॉर्मा ड्रॉ किया है, आप परफॉर्मे को ज़रा गौर से देखेंगे। तो इसको मैं 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन लफ्ज़ वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आपको इसमें इन फ्यूचर उलझन ना हो। इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमने बिज़नेस नेम, यानी जो भी बिज़नेस का नाम है वो लिखेंगे। सबसे पहली रॉ में आपको नज़र आ रहा होगा बिज़नेस नेम लिखेंगे। सेकंड रॉ में हम जो स्टेटमेंट प्रीपेयर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट लिखेंगे। और नंबर 3 लाइन में फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी साल का अख्ताम है वो हम दर्ज कर देंगे। जो भी मखसूस डेट है, सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर हम लिख देते हैं ज़रा अच्छी। तो ये फर्स्ट 3 रॉ मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा जी पर्टिकुलर्स का और दूसरा कॉलम होगा अमाउंट का। तो अगर आप गौर से देखें, सबसे पहले पर्टिकुलर वाले कॉलम में हमने लिखा है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को एंडिंग कैपिटल भी लिख सकता है। और अमाउंट वाले कॉलम में यदि मैंने मल्टीप्लिकेशन के निशान लगाए, इसका मतलब वहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है जो भी आपको एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में या क्वेश्चन में दी गई होगी। सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे जी, उसके अंदर ड्राइंग ऐड करेंगे। अब ड्राइंग क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, ये भी हम इसके फ़ौरन बाद डिस्क्राइब करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम लेस करेंगे फर्दर या फ्रेश या एडिशनल कैपिटल। अब फ्रेश लेस कर दिया हमने कैपिटल, तो जो जवाब आया वो एडजस्टेड कैपिटल। हमने स्टार्ट में पढ़ा था एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, यानी प्रॉफिट निकालने के लिए हम एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड को कंपेयर करते हैं ओपनिंग कैपिटल के साथ। तो ये एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगा, एडजस्टेड कैपिटल एंडिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्राइंग और उसमें से लेस करेंगे एडिशनल या फर्दर कैपिटल, तो जो आंसर आएगा उसका नाम होगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में से हम लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, जिसको हम बिगिनिंग कैपिटल भी कह सकते हैं। एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल या बिगिनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, तो आपके जो वर्ड्स अमाउंट आ रही है उसका जवाब आपका प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। अगर एडजस्टेड कैपिटल में से हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस करते हैं और जवाब हमारा प्लस में आता है, तो इसका मतलब हम इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट। और अगर हमारा माइनस में जवाब आएगा, इट मीन कि हमारा एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है, ओपनिंग कैपिटल कम है, तो इसका मतलब प्रॉफिट। अगर एडजस्टेड कैपिटल कम है, ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा है, तो इसका मतलब लॉस। तो जवाब आप किसको सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करते हुए, ये स्टेटमेंट अप्लाई करते हुए आप जब इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो अगर जवाब आपका एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करने से प्लस में आए तो उसका जवाब होगा नेट प्रॉफिट, और अगर आपका जवाब माइनस में हो तो उसका जवाब होगा नेट लॉस। इस स्टेटमेंट के अंदर हमने जो वर्ड डिस्कस किए हैं उसके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। कैपिटल, हमने कैपिटल का वर्ड यूज़ किया। तो कैपिटल, सबसे पहले आपको पता हो कैपिटल क्या होता है। कैपिटल द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इन्वेस्ट इन इट, यानी कारोबार का मालिक जो कैश या चीज़ें जो कुछ भी कारोबार में इन्वेस्ट करता है, इज़ नोन एज हिज कैपिटल, उसको हम उसका कैपिटल यानी सरमाया कहते हैं। अब इसकी यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर हमने 3 बातें पढ़ी, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल। ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वेरी फर्स्ट अभी हम पढ़ के आगे आए हैं, तो उसके अंदर ये 3 तरह के कैपिटल इस्तेमाल हुए हैं। तो ओपनिंग कैपिटल यानी बिगिनिंग कैपिटल, एडिशनल, फर्दर या फ्रेश कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल्स जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें हमारा अकाउंटिंग पीरियड है जी जनवरी टू 31 दिसंबर, तो जो हमारा सरमाया, मालिक का सरमाया 1 जनवरी को होगा वो उसका ओपनिंग कैपिटल होगा, और जो 31 दिसंबर को होगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा। और जो इसके दरमियान में, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान में उसने कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, ये और पैसे ये चीज़ें इन्वेस्ट की हैं, उसको हम नाम देंगे एडिशनल कैपिटल का या फर्दर कैपिटल का या फ्रेश कैपिटल का।
तो डियर स्टूडेंट, जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उस स्टेटमेंट के अंदर जो पॉइंट्स आए हैं उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट इज़ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी, नहीं दी गई तो उसको हमें कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमने एडिशनल कैपिटल का वर्ड इस्तेमाल किया। एडिशनल कैपिटल के बारे में सुन लें। अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो पैसे या चीज़ें जो कारोबार का मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो उसका कैपिटल कहलाता है। तो एडिशनल कैपिटल क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। जैसे मैंने कहा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक दरमियान में जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, चीज़ें इन्वेस्ट की हैं इन द बिजनेस एज नोन एज हीज एडिशनल कैपिटल, वो उसका एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। इसके अलावा हमने एक स्टेटमेंट और इसी स्टेटमेंट में एक वर्ड पढ़ा ड्राइंग। तो ड्राइंग जो हम पहले पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर की काउंटिंग में हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स वो जो इसकी है वहाँ पे भी इसको रीड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ड्राइंग, द कैश आर गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ आर कॉल्ड हिज ड्राइंग। यानी वो चीज़ें या वो पैसे जो कारोबार का मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से निकलवाता है वो ड्राइंग कहलाती है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर दो ही चीज़ें आई थी, कैपिटल और ड्राइंग। मैंने आपको कैपिटल भी बता दिया क्या होता है, ड्राइंग भी बता दी। कैपिटल की वहाँ 3 किस्में थी, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो इसके बाद है जी, इसके बाद अब आपका काम है जी, ये जो अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है, जितना हमने लेक्चर अभी किया है, इसकी हम एक शॉर्ट सी एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मीन ये जो अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सीखी है बनानी, जिसमें हम एंडिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करते हैं, फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल माइनस करते हैं, एडजस्टेड कैपिटल आता है, एडजस्टेड कैपिटल में से हम बिगिनिंग कैपिटल माइनस करते हैं, आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट, माइनस में आता है तो लॉस। ये अभी हमने जो अभी जो पढ़ी है स्टेटमेंट, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए मैंने 2 प्रॉब्लम्स आपके लिए छोड़ी हैं ताकि आपको पता, आपने इसका आंसर मुझे सेंड करना है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसको लेक्चर को सुना भी है और लेक्चर की आपने इसकी वर्किंग भी की है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 है जी, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कि आपने इस जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें से मुझे बताना है कि इसका नफ़ा नुकसान कितना आता है। तो प्रॉब्लम है जी, कैपिटल इन द बिगिनिंग ₹15,600, ये मैंने डाटा दिया हुआ है जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो भी हमने सीखी उसके अंदर एडजस्ट करना है। कैपिटल इन द बिगिनिंग है जी 15,600 और एट द एंड और एंडिंग कैपिटल है 14,000, ड्राइंग है 4,800 और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर है 2,000। तो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 2,000, तो यहाँ पे मैंने चारों चीज़ें आपको दी हुई हैं, बिगिनिंग कैपिटल भी है, एंडिंग कैपिटल भी है, ड्राइंग भी है और एडिशनल या फर्दर कैपिटल भी है। तो इससे पहले पीछे जो हमने परफॉर्मेंस स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पढ़ा है उसके उस परफॉर्मे की जो तरीकाकार था उसके लिहाज से यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, फिर नंबर 2 पे क्या, नंबर 3 पे क्या, उसी को फॉलो करते हुए ये अमाउंट्स आप वहाँ पे दर्ज करेंगे। तो इसका जवाब प्रॉफिट में या लॉस में निकलेगा वो आपने मुझे टेक्स्ट करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है जी, ये भी आपने करनी है जी। कैपिटल एट द एंड 66,000, कैपिटल इन द बिगिनिंग 78,000, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 8,263, ये भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी। यहाँ एडिशनल कैपिटल नहीं दिया गया तो ये यहाँ इसलिए नहीं दिया। अब अगर ये एडिशनल कैपिटल ड्राइंग दी गई है तो लिख देंगे, नहीं दी गई तो इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है नेटवर्क मेथड के अंदर। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं डियर्स जो आप सॉल्व करेंगे इसी प्रीवियस जो हमने अभी तक कर चुके हैं यहाँ तक। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है जी, जिसमें बात ये होता है कि मैंने आपसे कहा कि एक ओपनिंग कैपिटल होता है, एक एंडिंग कैपिटल होता है। ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल के बारे में हम एक्सप्लेन पहले कर चुके हैं। अब ओपनिंग कैपिटल बाज़ अगर सवाल में नहीं दिया हुआ या एंडिंग कैपिटल सवाल में नहीं दिया हुआ तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल दिया गया है तो लिख देंगे, नहीं दिया गया तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल नहीं दिया गया तो उसका सोर्स दिया गया होगा। उसका सोर्स क्या होगा कि उसमें आपको फिर ओपनिंग कैपिटल के वक्त कुछ डाटा दिया गया होगा। डाटा से मुराद कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज़ बताई गई होंगी, तो उनको कंपेयर करके आपने ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। इस लिहाज से आपको क्लोजिंग अगर मिस किया हुआ कैपिटल तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ बताई हुई हैं। एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या होती है ये हम पार्ट 1 में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको जो है ना वो रिवाइज़ हो जाए।
तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जब आपको ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे भी लिखा था कि हमें 3 स्टेटमेंट इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बनानी पड़ेंगी। तो पहली थी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको हमने पढ़ भी लिया, जिसकी हमने एक्सरसाइज की 2 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है या हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है, फिर ओपनिंग क्या होती है, एंडिंग क्या होती है। तो इससे पहले ओपनिंग या एंडिंग जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लाइक बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट की तर्ज पर बनती है। इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। इसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपको दिए गए होते हैं और बैलेंस शीट, इसकी कैपिटल आपने कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि हमें ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। प्रीपेड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाई जाती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाई जाती है फॉर असर्टेनिंग फिनेंशियल पोजीशन, जिसमें हम फिनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने के लिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से एक स्टेटमेंट बनाते हैं जस्ट लाइक बैलेंस शीट की तौर पे, जिस पे 3 चीज़ें आती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। एसेट लाइबिलिटीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी और कैपिटल को आपने कैलकुलेट करना होगा। अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग, यानी स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्या होती है ये हमने पढ़ लिया। अब ओपनिंग और एंडिंग क्या है, तो ओपनिंग और एंडिंग में जस्ट आप हल्का सा गौर करके पहले हम ओपनिंग पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज सिमिलर टू बैलेंस शीट प्रीपेयर एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, यानी ये जो साल के शुरू में जो डाटा होता है, उस साल के शुरू के जो डाटा से हम बनाते हैं एसेट लाइबिलिटीज़ को हम कंपैरेटिवली डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो हम साल के शुरू में फिनेंशियल पोजीशन फ्रॉम एसेट लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी आप ये कह सकते हैं कि साल के काउंटिंग ईयर के जो स्टार्ट के वक्त एसेट लाइबिलिटीज़ को इसको टैली करते हैं और उसके बाद हम बैलेंस शीट कैपिटल निकालते हैं, वो हमारा ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग बनानी पड़ेगी और उसके लिए जो हम एसेट लाइबिलिटीज़ लेंगे वो वाले लेंगे जो हमारे पास साल की शुरू वाली डेट में दिए गए। मिसाल के तौर पे ये कम्प्रीहेंसिवली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मैंने परफॉर्मा बनाया हुआ है, जो आपके इंटर लेवल पे, यानी पेपर्स को भी देखा है और आपकी जो बुक्स हैं मुख्तलिफ बुक्स को कंसल्ट करके इसमें जो मैक्सिमम एसेट्स आपको दिए गए हैं उन एसेट्स के मैंने नाम लिख दिए हैं। तो उसके बाद लाइबिलिटीज़ के नाम भी लिए। जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ फेयर में हमने पढ़ा कि इसमें 3 चीज़ें आएंगी, एसेट्स आएंगे, लाइबिलिटीज़ आएगी और कैपिटल आएगी। तो ये बात डियर स्टूडेंट आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे जब हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं या कोई भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं तो इसका जो मकसद होता है वो कैपिटल की कैलकुलेशन है। अगर हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना रहे हैं तो हमारी ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन का मकसद है इसको स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने का, और अगर हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना रहे हैं तो इसका मतलब होगा क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हमने करनी होगी। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसका आप शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ, अगर आपको व्यू ये सही तरीके से नज़र आ रहा है तो वेल डन, नहीं तो मैं बोलता जाऊँगा फिर आप वहाँ से टैली हो जाएंगे। एसेट साइड में मैंने लिखा है जी, सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर, काउंट रिसीवेबल भी कहते हैं इसे, बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, बिल्डिंग है, मशीनरी है, लैंड है या एनी अदर फिक्स एसेट या कोई भी और फिक्स एसेट। इसके अलावा इसकी दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ लिखी हुई हैं जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल भी कहते हैं इसे, बिल पेएबल, नोट पेएबल, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट या एनी आउटस्टैंडिंग या पेएबल एक्सपेंस। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप क्वेश्चन में दी गई होंगी, यानी आपको एसेट्स दिए गए होंगे ओपनिंग, आपने एसेट एक साइड पे लिख लेने, आपको लाइबिलिटीज़ दी गई होंगी ओपनिंग, आपने उसको एक साइड पे लिख लेना है। फिर आपके एसेट की अमाउंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट से जितनी ज़्यादा होगी तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम बैलेंसिंग फिगर कहेंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल होगा। अब कैपिटल ओपनिंग कौन सा, अगर हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना रहे हैं, अगर हमने एसेट और लाइबिलिटीज़ ओपनिंग लिए हुए हैं तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो जो कैपिटल आएगा वो ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। तो ये ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हमने सीखी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट नंबर पे है जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में और ओपनिंग में फ़र्क ये है कि क्लोजिंग जो है साल के अख्तामी, यानी अगर फ़र्ज़ करें ओपनिंग आपकी 1 जनवरी 2018 को बनी है तो क्लोजिंग आपकी 31 दिसंबर 2018 को बनेगी। तो सेम वे से क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर इज़ सिमिलर टू बैलेंस शीट प्रीपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हम साल के अख्ताम के जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और कैपिटल है उससे हम इसको प्रीपेयर करते हैं। तो इसकी भी सेम वही परफॉर्मा होगा, बस इसमें डेट मुख्तलिफ आ जाएगी और इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा।
क्लोजिंग कैपिटल जब कहलाएगा तो इसका मतलब हमने जो एसेट्स लिए हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग में लिखने वाले वो क्लोजिंग फिगर के लिए, साल के अख्ताम वाली डेट के लिए, और जो लाइबिलिटीज़ हमने ली हैं, लाइबिलिटीज़ एसेट्स, इसको हम एक थोड़ी इसके बाद में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होते हैं। अगर आप पार्ट 1 से जो मैंने बताया तो था, लेकिन अगर आप भूल गए तो दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे ज़रा। तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मीन क्लोजिंग, इसका जो हमें नेट रिजल्ट मिलेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का, वो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। बेसिकली हम ये वो चीज़ें पूरी कर रहे हैं जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल नेसेसरी चाहिए था। अगर नहीं दिया गया तो जो नहीं दिया गया उसकी कैलकुलेशन करके हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल होगा, तो हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को मुकम्मल कर सकेंगे। तो अगर ये नहीं होगा तो हम उसको मुकम्मल ही नहीं कर सकेंगे। और मेन क्वेश्चन भी यही है कि हमने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है फ्रॉम सिंगल एंटिटी सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड के साथ। तो ये था जी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का परफॉर्मा। इसको आप व्यू कर लें ज़रा गौर से, अभी खड़ा हुआ है यहाँ पे जी। इसके बाद है जी, हम इसमें टर्म यूज़ कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की। तो कैपिटल तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल और एसेट्स हमने पार्ट 1 में पढ़े थे, लेकिन हम दोबारा से बताएं। एसेट्स को हम उर्दू में बोलते हैं असासाजात। ये जो मैंने जितने भी इसकी एसेट्स के नीचे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये जो अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमने एक साइड पे सारे नाम लिखे हैं, तो ये तमाम के तमाम एसेट्स ही थे। अब एसेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द थिंग्स ऑफ वैल्यू पोसेस्ड बाय द ओनर आर नोन एज एसेट। जो यानी कारोबार की मलकियत में, कारोबार के मालिक की मलकियत में जो कारोबार की चीज़ें होती हैं उसको हम असासाजात के नाम से करते हैं, याद रखते हैं, जिसमें बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, बेतहाशा, जैसे यानी कि जस्ट लाइक जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में मैंने एसेट साइड के नीचे जितने भी नाम लिखे हैं वो तमाम के तमाम एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। लाइबिलिटीज़, ऑल दी डेट्स ड्यू बाय द बिजनेस टू इट्स प्रोप्राइटर एंड अदर आर कॉल्ड लाइबिलिटीज़, यानी जो कारोबार के ऊपर क्लेम्स होते हैं, कारोबार ने जो पेमेंट्स करनी होती हैं लोन की शक्ल में, अकाउंट पेबल की शक्ल में, क्रेडिटर की शक्ल में, बैंक ओवरड्राफ्ट की शक्ल में, एनी अदर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग और पेबल की शक्ल में, तो वो कारोबार में लाइबिलिटीज़। जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमने दूसरी साइड पर जो चीज़ें लिखी थी वो सारी लाइबिलिटीज़ की ही एग्जाम्पल लिखी हैं। ये एक एक्सरसाइज है जी जिसके अंदर से आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है, ताकि इसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो घर बैठे बैठे साथ जो ना साथ चाय पिए और साथ इसकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे जी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर obtained फ्रॉम द बुक्स ऑफ राउफ केप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये जो यानी डाटा मैंने दिया हुआ है इससे आपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है। तो इसमें देखें जी, सबसे पहले पर्टिकुलर्स हैं, फिर जनवरी 1 2015, 31 दिसंबर 2015। इसका मतलब जो हमें डाटा जनवरी 1 में दिया हुआ है उसको हम जब कैलकुलेट करेंगे उससे जो जवाब निकलेगा वो हमारा ओपनिंग कैपिटल का निकलेगा, और जब 31 दिसंबर वाले को हम करेंगे तो उससे जो जवाब निकलेगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल का निकलेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है जी कैश। आपको पता होना चाहिए कि कैश क्या होता है, एसेट है या लाइबिलिटी है। अगर आपको याद है तो आप वो लिख लीजिएगा, नहीं तो वो वहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है उसको देख लीजिएगा कि वो एसेट साइड पे लिखा हुआ है या लाइबिलिटी साइड पे लिखा हुआ, ताकि आपको अच्छे तरीके जी। हम पहुँचे हुए थे जी फ्रॉम दी फॉलोइंग, यानी हमने ये कैलकुलेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालना था। तो इसमें आपको डाटा मिला हुआ है, डाटा दिया हुआ है। इस डाटा से आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है जिसका जवाब आपको ओपनिंग कैपिटल की शक्ल में मिलेगा, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी जिससे जवाब आपको क्लोजिंग कैपिटल की शक्ल में मिलेगा। कैश एसेट, कैश एट बैंक एसेट, स्टॉक एसेट, सन्डी डेटर एसेट, सन्डी क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल पेबल लाइबिलिटी, प्लांट एसेट, फर्नीचर एसेट। जो चीज़ एक दफ़ा नज़र से गुजर जाए दोबारा आपको उसके ऊपर गलती नहीं होनी चाहिए। जो नई चीज़ आ गई उसमें तो मेरा भी फ़र्ज़ है, आपका भी, मतलब उसमें कोई सरजनिश वाली बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ एक दफ़ा नज़र से गुजर गई है कि ये एसेट है और ये लाइबिलिटी है, उसमें दोबारा एरर आपकी नहीं होनी चाहिए। जनवरी 1 के डाटा से आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और 31 दिसंबर वाले से आप क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। ये हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग की समझ आई है या क्लोजिंग की समझ आई है या नहीं आई है। ये प्रैक्टिस के लिए हमने इसको रखा है। बाकी तो जारी बात है, जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये डेफिनेटली हमें करना ही पड़ेगा।
इसके बाद है जी लास्ट हमारा टॉपिक है कि हमने पढ़ा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट, बार बार हम जस्ट लाइक बैलेंस शीट इस तरह की बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में फ़र्क क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो आपसे पूछ सकता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में डिफरेंस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है और बैलेंस शीट क्या है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की एंड कैपिटल की, और कैपिटल की प्रीपेड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं एसेट, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनती है। जबकि बैलेंस शीट में इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट, ये एसेट्स की वो स्टेटमेंट है, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर बैलेंसेज अंडर डबल एंट्री सिस्टम, यानी वो सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनती है और ये डबल एंट्री सिस्टम में बनती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है जी इट इज़ प्रीपेयर पार्टली फ्रॉम अ ट्रेडर्स बुक्स, पार्टली फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सम टाइम फ्रॉम मेमोरी, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो ट्रेडर की बुक्स में से कुछ हम कभी रिकॉर्ड लेते हैं, कभी हम अदर इन्फॉर्मेशन से सोर्स लेते हैं, और कभी हम मेमोरी के पुरानी पिछले साल ये था तो अब 20 साल भी ये होगा, या एवरेज ये था या एवरेज लगा लेंगे। जबकि बैलेंस शीट में इट इज़ प्रीपेड फ्रॉम कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स, के इसके अंदर एक कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स मेनटेन होती हैं ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, जिसमें हम मुख्तलिफ जो काउंटिंग के कवानीन हैं उनको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के, उसके लिहाज से ये बैलेंस शीट प्रीपेयर होती है। ज़रा जी नंबर थर्ड इसका डिफरेंस पॉइंट है जी इट इज़ कंपाइल्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्मेशन द एक्यूरेसी ऑफ विच कांट बी रिलाइड अपॉन। और जो बैलेंस शीट है इट इज़ प्रीपेड फ्रॉम सेट ऑफ बुक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी प्रूव्ड। चांस स्टेटमेंट ऑफ एयर में चांसेस ऑफ एरर ऑफ ओमिशंस एंड वैल्यूशन आर मोर, इसमें चांसेस जो एरर्स के, ओमिशन एरर्स के और वैल्यूशन के ज़्यादा होते हैं, जबकि बैलेंस शीट में चांसेस ऑफ एरर ऑफ ओमिशंस एंड वैल्यूशन ऑफ फ्यू बहुत थोड़े होते हैं। लास्ट पॉइंट है जी इट इज़ प्रीपेड फॉर असरटेनिंग द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जो स्टेटमेंट ऑफ एयर बनाई जाती है इसका मकसद होता है कैपिटल की कैलकुलेशन करना, जबकि बैलेंस शीट इट इज़ प्रीपेड फॉर सर्टेनिंग द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इसमें हम बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बैलेंस शीट प्रीपेयर करते हैं। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस चैप्टर को करने से आपने बोरियत महसूस नहीं करनी है। काउंटिंग के 100 नंबर के पेपर में से अप्रॉक्सीमेटली 27 नंबर का पेपर आपको इस चैप्टर के अंदर से मिलना है डियर स्टूडेंट। इसलिए तो कोशिश करनी है आपने इसको अच्छे तरीके से लेक्चर को अंडरस्टैंड करने की। ये आखिर पे मैं आपको कुछ कोटेशन बताता हूँ। टीचिंग क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी तमाम प्रोफेशंस को क्रिएट करता है। गुड टीचर्स आर कॉस्टली, अच्छे टीचर कॉस्टली होते हैं, बट बैड टीचर कॉस्ट मोर, लेकिन बैड टीचर्स की कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ती है। द बेस्ट टीचर टीच फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द बुक। जो अच्छा टीचर होता है वो आपको दिल से पढ़ाता है, बुक से नहीं पढ़ाता। द ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड इज़ टू इनेबल हिम टू गेट अलॉन्ग विदाउट हिज टीचर। जो इसका मकसद होता है टीचिंग का, वो एक बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वो आपके बगैर, टीचर के बगैर भी माशरे में चल सके, उस फील्ड में चल सके, जैसे जस्ट लाइक हम आपको इम्तहान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।